हेलो फ्रेंड्स, बीए एमएस क्रिया शारीर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो सॉल्विंग सीरीज में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हमने बीएमएस क्रिया शारीर का जो फर्स्ट पेपर था उसका हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको 20 एमसीक्यू पढ़ाए हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, 8 क्वेश्चन है आपके पास और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 5-5 नंबर में आंसर लिखना है ना। 5 नंबर का आंसर लिखना है, कितना लिखना है ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले क्या होता था, बीएमएस का उतना स्कोप नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब सभी लोग जानते हैं, है ना। कोविड के बाद से इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। कितने सारे एमपी में ही इतने सारे कॉलेज गवर्नमेंट खुलने वाले हैं और अदर स्टेट में तो बहुत सारे और खुलने वाले हैं। तो कुल मिला के बीएमएस के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप गर्भ संस्कार को ही ले लें, है ना। जो आईआईटीएन है वो गर्भ संस्कार को करा रहा है, क्यों ना हमको कराना चाहिए ना, क्योंकि हम बीएमएस वाले हैं, एमडी हैं, है ना। तो पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। तो आपको इसमें बहुत मेहनत करना है और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। केवल एग्जाम को पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाई नहीं करना, आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट को लेते हुए सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आपको नॉलेज भी हो जाए, साथ में आप उसको एग्जाम को अच्छे नंबरों से निकाल पाए। और दूसरा, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप पीजी वाला जो एग्जाम देंगे, पीजी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको वहां पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका यूजी स्ट्रांग होगा तो आप पीजी को अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ऐप लॉन्च किया हुआ है, बीएएमएस आयुर्वेद प्रयोजनम। इसमें हम आपको पूरा बीएमएस का डिटेल में पढ़ाने वाले हैं और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराने वाले हैं। हमारा ऑलरेडी एक और ऐप है, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम, जिसमें हम आपको पीजी की तैयारी कराते हैं। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव किस तरीके से सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें थ्योरी उसमें वहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेकेंड लेक्चर है 2023 में जो क्रिया शारीर का पेपर हुआ था फर्स्ट, उसका मैंने 20 एमसीक्यू पढ़ा दिया है। आज हम उसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, 8 प्रश्न है, सारे के सारे आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन में हमने देखा भी था कि आपको यहाँ पे सचित्र वर्णन करना है, जहां पर जरूरत हो वहां पे आपको डायग्राम बनाकर ही पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, त्रिदोषों का पंच महाभूत और त्रिगुण से संबंध लिखो। तो देखिए, आप इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है कि आप अगर इस तरीके से लिखाई करेंगे, वहां पर लिखेंगे, तो आपको उतने के उतने ही नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर कोशिश भी नहीं कर सकता कि आपके यहाँ से नंबर काट ले अगर आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको पूरा अवेलेबल होगी। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे अभी मैंने पढ़ाया आपको त्रिदोष का पंच महाभूत त्रिगुण से अंतर संबंध लिखिए, तो वहां पर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी पीडीएफ आपको हार्ड कॉपी में मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का, त्रिदोषों का पंच महाभूत से अंतर संबंध। आपको स्पष्ट लिखना है। क्या लिखना है, पहले आपको त्रिदोष बताना है क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे उत्तर का, त्रिदोष क्या होता है, तो वात पित्त कफ लिख दिया। फिर पंच महाभूत क्या होता है, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी लिख दिया। और त्रिगुण क्या होता है, सत्व रज तम लिख दिया। अगर आप डायरेक्ट अंतर संबंध बनाना शुरू करते तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आता। तो हमेशा लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपको पहले जो पूछा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखें, ताकि वो समझ में आए, फिर आगे जाके उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। तो ये हो गया। अब इनका त्रिदोष का पंच महाभूतों से संबंध क्या होता है। अब आपको यहाँ पर प्री पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंच महाभूतों का त्रिदोषों से संबंध जो है किस आचार्य ने बताया है, पीजी में पूछा जाता है, बागभट्ट ने बताया। और आपका अगर बीएमएस में आप ऐसा रेफरेंस के सहित लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है,
तो क्या है, वात का वायु आकाश है, पित्त में अग्नि है, गलत टाइप हो गया यहाँ पे, और कफ में क्या होता है, जल और पृथ्वी होता है। तो याद करने का तरीका देख लेते हैं। त्रिदोष यहां पर लिख दिया, पंच महाभूत यहां पर हम संबंध बता रहे हैं। तो हमने यहां पर पित्त में अकेला देख लिया कि पित्त कैसा होता है, गर्मी वाला होता है। तो अग्नि भी कैसा होता है, गर्म महाभूत होता है। तो पित्त में अग्नि, बाकी वात में रहेगा, कुछ कफ में रहेगा। तो कफ में हैवी महाभूत होता है लास्ट के, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो लास्ट के दो महाभूत जल पृथ्वी इसमें आ गया, ऊपर वाले दो किस में आ जाएगा, वायु आकाश वात में आ जाएगा। जब भी हम पंच महाभूतों का क्रम पढ़ते हैं तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ही पढ़ते हैं, कभी उल्टा सीधा नहीं पढ़ते, क्योंकि हमको इनके विषय भी बताना पड़ता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ऐसे ही पढ़ना। तो बीच वाला पित्त में रहता है, ऊपर वाले दो वात में रहते हैं, नीचे वाले दो किस में रहते हैं, कफ में रहते हैं। क्लियर हो गया? इतना लिखोगे स्पष्ट तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेगा, और ज्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपका मैटर देखता है, ये बिल्कुल भी नहीं देखता कि आपने 10 पेज भरे हैं कि 15 पेज भरे हैं, है ना। क्वेश्चन, अब आप बोलोगे मैडम 5 नंबर के क्वेश्चन में हमको कितनी लाइन लिखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर केवल संबंध पूछा था तो हमारा आंसर तो आधा पेज में ही खत्म हो गया, क्या हमको नंबर नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जितना पूछा उतना आपका पूरा हो जाए, चाहे वो आधा पेज रहे चाहे वो 1 पेज हो जाए, ठीक है। त्रिदोष का त्रिगुण से संबंध किसने बताया? शारंगधर ने बताया। प्री पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर याद भी हो जाएगा। तो रेफरेंस के सहित लिखेंगे, नंबर भी मिलेंगे और साथ में आपकी प्री पीजी की तैयारी भी हो जाएगी। तो त्रिदोष का पंच महाभूतों से बाघ भट्ट ने, त्रिगुण से किसने बताया? शारंगधर ने। कोड बनेगा, हमेशा हम क्रम यही पढ़ते हैं, वात पित्त कफ। यहाँ पे हमारा कोड बन जाएगा रस ताजा। रस जो है ताजा ताजा पीना चाहिए। तो वात में रा से रज है, पित्त में सा से सत्व है, कफ में ता से हो जाएगा तम। रस ताजा सत्व रज और तम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए मैं बार बार ये पेपर निकाल के आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी शुरुआत है, तो आप देख लें, विश्वास हो जाए कि हाँ भाई एक्चुअल में यही क्वेश्चन है। बाकी मैंने उस पीडीएफ में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफ दोष का स्थान, कर्म और भेद लिखें। अगर आप इन तीनों के, आपको श्लोक याद है, तीनों के नहीं, भेद का तो याद करना ही नहीं है। अगर 2 के श्लोक आपको याद है, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको छोटी सी डायरी बनाना है और कहां पर कौन कौन से श्लोक याद करना है। तो मैंने जो होमवर्क दिया था पिछली क्लास में, आपने याद किया कि नहीं, बताना है, ठीक है। क्या था होमवर्क? वात पित्त कफ के गुण का श्लोक याद करना है, कर्म का श्लोक याद करना। अभी केवल ये 2 चीज था। फिर थर्ड नंबर का उनके स्थान का श्लोक याद करना है, कहां पर कौन होता है। 3 श्लोक 3 आपको याद करना। ये होमवर्क है, लिख के रख लीजिए और करना ही है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कफ दोष के स्थान, कर्म और भेद लिखें। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देंगे, ज्यादा इंट्रो नहीं देना, क्योंकि जब एक्चुअल में टॉपिक आएगा तभी एग्जामिनर चेक करना शुरू करता है, ये फालतू की चीजें नहीं करता। लेकिन आपको इतना बताना जरूरी पड़ेगा कि शारीरिक दोष कितने होते? 3 होते हैं। कौन कौन से? वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है, इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर का पॉइंट दिया। देखिए मैंने लिखने के लिए यहाँ पे अलग अलग कलर के पेन यूज किए हैं, आपको एग्जाम में नहीं करना। वहां पे जो इंस्ट्रक्शन है एक ही कलर के पेन से उसी से लिखना है। यहाँ पर मैंने तो आंसर में भी बहुत सारी चीजें लाल पेन से लिखी हैं, तो वो आपको नहीं करना, वो केवल आपको अच्छा दिखे, समझ में आए, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो कफ दोष के स्थान का आपको श्लोक याद करना है। उरा शिरो ग्रीवा पर्वन्नामाशयो मेद श्लेष्मणा स्थानानि तत्रापि उरो विशेषण शेषमला स्थानम। ये सारे स्थान कफ के होते, उसमें से भी उर जो होता है विशेष रूप से कफ का स्थान होता है। सारे चरक संहिता के ही याद करना है इसमें से, ठीक है। तो देखिए श्लोक को भी याद करने का एक तरीका होता है, उस आधार पर आपको याद करना है। आप जानते हैं जो हमारा ऊर्ध्व जत्रुगत वाला पार्ट होता है उसमें कफ रहता है। तो ऊर्ध्व जत्रुगत वाले पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? उर आ गया, शिर आ गया,
ग्रीवा आ गया, तो उरहा शिरो ग्रीवा। हमेशा श्लोक को अपने आप पर फील करके याद करेंगे। उरहा शिरो ग्रीवा पर्व अमाशय। ठीक है, तो उरहा शिरो ग्रीवा पर्वण्य अमाशय। और क्या क्या होती है कफ के समान धर्मी चीजें? मेद होती है, तो मेदश्च श्लेष्मणा स्थानानि। इतना सरल तो था। उसमें से तत्रापि उरो विशेषण श्लेष्मा स्थान, इनमें से उर जो है विशेष रूप से श्लेष्मा का स्थान है। एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए। वीडियो की लिमिट मत देखिए, 1 घंटे पढ़ाया मैडम ने, आधा घंटे पढ़ाया, बस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये डिटेल वाले लेक्चर हैं, विस्तार वाले लेक्चर हैं, तो आपको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है ना? तो उर्था शिर था, ग्रीवा थी, बीच वाले को पहले छोड़ दिया था। उरहा शिरो ग्रीवा पर्व अमाशय मेदस्य श्लेष्मणा स्थानी तत्रापि उरो विशेषण श्लेष्मणः स्थानम। क्लियर? विभिन्न आचार्यों के मतानुसार कफ के मुख्य स्थान क्या क्या हैं। अब हमसे केवल पूछा गया था स्थान, अब हमने साथ में मुख्य स्थान भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमने नंबर नहीं दिया। ठीक है, बस इसको हमने ऐसे अगर इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, साथ में आपकी प्री पीजी की तैयारी हो जाएगी। कि चरक ने कफ का मुख्य स्थान क्या बताया? उरहा प्रदेश बताया। सुश्रुत ने आमाशय बता दिया। बागभट्ट ने सुतराम उरह, उर को ही सुतराम उरह टर्म दिया है। ऐसा ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप शांति से चीजों को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप एग्जाम में उसको अच्छे से लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो चरक का, और आप यकीन मानिएगा 5 साल के पेपर मैंने जो सॉल्व कराए हैं, अगर आप इन 5 साल के पेपर को सॉल्व कर लोगे, सारा बीएमएस का पेपर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वही का वही रिपीटेड है, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है और इतनी सालों में सारा चीज। वात पित्त कफ तो हमेशा पूछे ही जाने हैं, है ना? तो वात का चरक ने क्या बता दिया? आमाशय, सॉरी पक्वाशय, आमाशय, उरहा प्रदेश, वात पित्त कफ, ऐसे करके आपको याद रहेगा। बाकी मैं पूरा डिटेल नहीं पढ़ा रही हूं। ठीक है, सुश्रुत ने आमाशय बोला, बागभट्ट ने, ठीक है पढ़ ही लेते हैं, वात पित्त कफ का। तो चरक का देखते हैं, चरक ने क्या बोला? पक्वाशय। नीचे से शुरू करेंगे, पक्वाशय, उसके बाद क्या है? आमाशय, उसके बाद क्या है? उरहा प्रदेश है। एक साथ आपके पित्त का भी याद हो जाएगा, वात का भी याद हो जाएगा, कफ के साथ साथ। ठीक है, सुश्रुत का देखते हैं। सुश्रुत का एक ट्रिक हमने पढ़ा है प्री पीजी में, श्री 1 पाव आम। श्रीमान से हम 1 पाव आम लेने गए थे, तो श्री से क्या हो जाएगा? श्रोणी गुद संश्रया। पाव से क्या हो जाएगा? पक्वा माशय मध्य। और आम से क्या हो जाएगा? आमाशय। याद हो गया? श्री 1 पाव आम, श्रोणी गुद संश्रय, पक्वा आमाशय मध्य और आमाशय, ये सुश्रुत का हो गया। अब बागभट्ट का यहां पर लिख देती हूं। बागभट्ट जी ने क्या बनाया? कोड, पना बनाकर सुकरो, पना बनाकर सुकरो, सुकरो। पा से क्या हो जाएगा? वात में पक्वाधान। ना से हो जाएगा नाभि। सु से हो जाएगा सुतराम उरहा। तो एक साथ एक लेक्चर में आपने वात पित्त कफ तीनों के मुख्य स्थान तो याद ही कर लिए हैं। ठीक है, अब कफ दोष के कर्म लिखना है, ये भी आपको श्लोक याद करना है। वात पित्त कफ का कर्म तो क्या होता है? कफ स्नेहो बंधा स्थिरत्वम चा गौरवम भ्रष्टाभलम क्षमा धृतिर आलोभश्च कफ कर्मा अविकारजम। ठीक है, तो क्या करता है? जो श्लेषक कफ होता है स्नेहन देता है शरीर में, ज्वाइंट्स में। तो स्नेहो बंधा स्थिरत्वम चा गौरवम भ्रष्टाबलम क्षमा धृतिर आलोभश्च कफ कर्मा अविकारजम। तो शरीर में स्नेह बनाए रखना, संधि बंधनों को ठीक रखना, शरीर में या संधियों में शिथिलता का ना होना, शरीर में भारीपन बनाए रखना, मैथुन करने की शक्ति और बल को स्थिर रखना, सहन शक्ति, धीरता, लोभ ना करना, ये सभी कफ के कर्म है। लोभ ना करना, क्षमा धृतिर आलोभश्च। जब प्री पीजी हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक और टर्म आता है, वो केवल प्री पीजी के लिए बता रही हूं, यहां पे नहीं लिखना है। क्षमा धृति सेम टू सेम रहेगा, यहां पे आलौल्यम करके आता है, आलौल्यम। क्षमा धृतिर आलौल्यम, मांस सार में पढ़ते हो आप।
मांससार पुरुष के लक्षण में पढ़ते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया, मांससार में है कि मेदसार में, एक बार देख लीजिएगा, है ना, मैं देख के बताती हूँ, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। सही है, सही है, मांससार में आता, मेद में नहीं आता। ठीक है, अब कफ के दोष के भेद देखते हैं। तो क्या है भेद? वात पित्त कफ के सबको भेद याद रहते, विदाउट कोट सभी को पता है। तो क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। तो क्लेदक कहाँ रहता है? अमाशय में रहता है। अमाशय में रहने के कारण ये क्या करता है? अन्न का क्लेदन करता है, इतना बस लिखना उसका कर्म। ठीक है, अवलंबक कहाँ रहता है? अवलंबन करता है, उरहा प्रदेश में रहता है, त्रिक प्रदेश में रहता है। तो यहां पर रहेगा तो क्या करेगा? त्रिक का संधारण, हृदय का अवलंबन। ठीक है, हृदय का अवलंबन करता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, कौन सा कफ हृदय में रहता है? तो उरहा प्रदेश में रह रहा है, बाय डिफॉल्ट हृदय में तो रहेगा ही रहेगा, तो अवलंबक कफ हृदय में रहता है। ठीक है, बोधक क्या होता है? बोधन कराना। रसना हमारी जिह्वा जो होती है उसमें सारी चीजों का बोधन होता है, तो वहां पर होता है। तो रसना बागभट जी ने, और जिह्वामूल कंठ किसने बोला? सुश्रुत जी ने। अब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, आपको याद करना है। ठीक है, तर्पक कहाँ होता है? सिर में। तो सिर का तर्पण करने का काम होता है, तर्पक वहां रहता है, सिरस्थ इंद्रियों का तर्पण करता है। श्लेषक कहाँ रहता है? संधि प्रदेश में, वो संधियों का संश्लेषण करता है। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, क्रियाकाल का महत्व और प्रसर के भेद लिखें। ठीक है, तो देखिए ऐसा भी मैं कर सकती हूं कि यहां तक पढ़ा के उसके बाद मॉडर्न का अगली क्लास में पढ़ा दूंगी, ताकि एक में आपका आयुर्वेद हो जाए, दूसरे में मॉडर्न। फिर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उसको भी हम 2 में लिख सकते हैं या फिर 1 में। ठीक है, चलिए, तो क्रियाकाल का महत्व, तो कभी भी क्वेश्चन लिखना शुरू करें, जो क्वेश्चन में दिया हो, सॉरी उत्तर लिखना शुरू करें, तो जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको ही टॉपिक डालें। भले ही आपको थोड़ा इधर उधर का लिखना हो, लेकिन टॉपिक आपको वही प्रॉपर डालना है, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा जो पूछा है उससे शुरुआत नहीं कि पता नहीं इसने क्या लिखा है। ठीक है, तो क्रियाकाल का महत्व तो वही लिखना है। फिर लास्ट में सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे प्रसर का भेद। तो एक क्वेश्चन में हमसे 2 टॉपिक पूछे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक का हम वर्णन करने जा रहे हैं, तो उसको लिखना है। फिर क्रियाकाल का महत्व, लेकिन हमको पहले ये तो बताना पड़ेगा ना क्रियाकाल क्या होता है। भले ही हमने टॉपिक क्रियाकाल का महत्व डाला, लेकिन हमको शुरुआत किससे करनी है? क्रियाकाल क्या होता है ना। अगर आप ऊपर लिख देते क्रियाकाल की परिभाषा, क्रियाकाल के भेद, तो एग्जामिनर उसको पढ़ता ही नहीं। तो आपको जो टॉपिक दिया है आपको उसी से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो क्रियाकाल का मतलब क्या होता है? षड क्रियाकाल सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 21वें चैप्टर में व्रण प्रश्नी अध्याय में इसका वर्णन है। और कितने होते? 6 इसका श्लोक याद करना है। अभी आप बीएमएस में हैं, शुरुआत में हैं, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप श्लोक का याद करें, क्योंकि जब आप प्री पीजी की तैयारी करेंगे आपको वहां पर बहुत सहायता मिलने वाली। और आप जब वैद्य बन जाएंगे ना, तो आप कहीं सेमिनार में जाएंगे, श्लोका बोलेंगे, तो आपका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अगर अभी आपने श्लोक याद नहीं किए तो कभी नहीं कर सकते। तो अभी आपके पास टाइम है, याद करना है। संचयम चा प्रकोपम चा प्रसरम स्थान संशयम व्यक्तिम भेदश्च यो वेत्ति भवेत दोषाणाम सा भवेत विशक। मैंने भी फर्स्ट ईयर में याद किए थे, मुझे अभी भी याद है ना। तो अगर आपको एक बार अच्छे से याद हो जाएंगे तो आपको वो जिंदगी भर याद रहेंगे। ठीक है, तो आपको श्लोक लिख देना है, पूरा 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। अब शाब्दिक अर्थ बता दें। षड मतलब 6, क्रिया मतलब चिकित्सा, काल मतलब क्या होता है? समय। मतलब चिकित्सा करने के 6 उपयुक्त अवसर होता है षड क्रिया काल। फिर इसका रोगों की यदि प्रारंभिक अवस्था में, महत्व क्या है इसका? अगर हमको किसी भी रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही रोग का ज्ञान हो जाए तो हम उसको पहले ही चिकित्सा कर सकते हैं। अगर वो उसकी अगली स्टेज में पहुंच गया तो रोगों की चिकित्सा करना मुश्किल होता जाता है। इसलिए हमको चाहिए कि सबसे पहले हम उसकी प्रथम अवस्था में ही चिकित्सा करें। तो रोगों की स्टेज को जानने के अवसर इसमें मिलते हैं, जिससे हम रोगी की उनकी असाध्यता होने से पहले उसकी चिकित्सा कर सके। इसका महत्व है। देखो, मेरा काम क्या है? आपको पढ़ाना, समझाना,
और देखिए जो समझाया जा, ऐसा नहीं कि जो लिखा है कि वही का वही मैं आपको पढ़ा रही हूं, आपको चीजों को समझना है और फिर अपने हिसाब से और अच्छा उसको बनाकर लिख सकते हैं, है ना। रट कर कभी भी आप लिख नहीं पाओगे कि मैडम ने जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखा लिखाया मैं वहां पर लिख दूं। जो हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं उसको समझ के भी आपको लिखना है, ठीक है। तो हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा 3rd क्वेश्चन में, प्रसर के भेद। तो प्रसर आपको पहले थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा, प्रसर क्या होता है। तो प्रसर जो है क्रियाकाल का 3rd नंबर का स्टेज होता है। संचय, प्रकोप, प्रसर 3रे नंबर का स्टेज होता है, ठीक है। अब इसके 15 प्रकार के भेद होते हैं। लिख दोगे ना पूरा नंबर मिलेगा और बहुत आसान है। आपको लगेगा कि मैडम 15 जो प्रकार है हम उनको याद कैसे करेंगे, 1 मिनट में याद हो जाना है। देखिए, वात, पित्त, कफ, रक्त, हमेशा वात पित्त कफ के बाद रक्त आ ही जाता है, हो गया। फिर तीनों को मिला के लिख दो, वात पित्त कफ लिख दो। फिर रक्त हमने जो बाद में पढ़ा था, वात पित्त कफ रक्त लिख दो। 6 याद हो गया। किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। वात पित्त कफ रक्त, फिर वात पित्त कफ को जोड़ के लिख दिया, फिर वात पित्त कफ रक्त को जोड़ के लिख दिया, ठीक है। फिर जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं जोड़ी बनाने वाला बोल, जैसे द्वंद्वज प्रकार, जैसे एग्जाम्पल बता देती हूं। आचार्य चरक ने जो विसर्प के भेद बताए हैं ना 7, पहले तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज है। लास्ट के जो 3 हैं उसको हम कोड पढ़ेंगे, अगक करके पढ़ेंगे, प्री पीजी में पढ़ते हैं ना। तो उसमें आ से क्या होता है आग्नेय, गा से क्या होता है ग्रंथि, का से क्या होता है कर्दम होता है, ठीक है। जब इनमें हम दोषों का जोड़ी बनाना पड़ते तो हमेशा जोड़ी कैसे बनती है, वात पित्त कफ की, पहले वात के साथ पित्त, वात पित्त, फिर वात के साथ कफ, वात कफ, फिर पित्त के साथ कफ, हमेशा यही जोड़ी बनती, वात पित्त वात कफ पित्त कफ। तो आपको ऐसे याद हो गया वात पित्त वात कफ पित्त कफ, ठीक है। अब शोणित को बुरा लग गया कि मैं तो किसी के साथ आया ही नहीं, तो वात पित्त कफ ने एक एक बार शोणित को भी अपने साथ ले लिया। तो क्या है, वात के साथ शोणित, पित्त के साथ शोणित, कफ के साथ शोणित, ठीक है। फिर सभी द्वंद्वज के साथ शोणित हो जाएगा, वात पित्त शोणित, वात कफ शोणित, पित्त कफ शोणित, है ना। तो ये हो गया हमारा 15। कितने आसान से याद हो गया। पहले वात पित्त कफ, फिर क्या हो जाएगा रक्त, फिर वात पित्त कफ साथ में, फिर वात पित्त कफ रक्त साथ में, फिर वात पित्त वात कफ वात पित्त हो जाएगा। उसके बाद सबके साथ सिंगल सिंगल रक्त हो जाएगा। फिर जो द्वंद्वज पढ़े थे उनमें हमको रक्त रक्त ऐड कर देना, पूरा 15 हमको एज इट इज याद हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छा कोशिश करूंगी आपको पढ़ाने का। और शेयर कर दीजिए, है ना। ऐप को डाउनलोड करना है आपको, BAMS आयुर्वेद प्रयोजनम प्ले स्टोर पर जाकर, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल होंगी। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके और वो डाउनलोड कर सके और एग्जाम भी आने वाले उसमें आप उसका फायदा भी ले सके, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे अगला टॉपिक। अगला क्वेश्चन क्या है, आहार विधि विशेषायतन का वर्णन कीजिए, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार विधि विशेषायतन। तो देखिए टॉपिक का नाम वही है, शुरुआत हमने की। अब हम क्या बताने वाले हैं, यहां पे आपको डायरेक्ट अष्टविधि आहार विशेषायतन नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नॉर्मल आहार विधि विशेषायतन पूछा है। अब आप उसका बता सकते हैं कि आहार विधि विशेषायतन का मीनिंग क्या होता है। अष्टविधि आहार विशेषायतन, जिसमें हम आहार को उपरोक्त 8 विधि के अकॉर्डिंग सेवन करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए। ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो लिखा है वही लिखें। तो 8 कौन कौन से होते हैं याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्री पीजी में कैसा पूछा जाता है। हमारा उद्देश्य क्या है, BAMS के साथ साथ प्री पीजी को लेके भी चलना। तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अष्टविधि आहार विशेषायतन में नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता, ये 8 है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, वैसे आप चीजें पढ़ोगे बार बार तो ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो आहार का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इन 8 विधि को हमको ध्यान में रखना है। प्रकृति क्या होती है, तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभावो या सा पुनर्औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुणवादि गुणा। जरूरी नहीं है आपको श्लोक लिखना,
और हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं। शुरुआत में जो इंस्ट्रक्शन है वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा श्लोक नहीं लिखना है, ना लिखे चलेगा, हिंदी लिख दें बस, है ना। अब यहाँ पे प्री पीजी में क्या पूछा जाता है, स्वभाव, है ना। डैश डैश स्वभाव या पुनराहार द्रव्याणाम किसके लिए आया है, तो प्रकृति के लिए आया है। अब प्रकृति मतलब क्या होती है, पढ़ लीजिएगा, मैं समझा देती हूं। क्या होता है कि कुछ द्रव्य जो होते स्वभाव से लघु होते हैं, कुछ द्रव्य होते स्वभाव से गुरु होते हैं। जैसे मूंग की प्रकृति क्या है, वो लघु है, माश की प्रकृति क्या है, वो गुरु है। तो ये प्रकृति जब कोई भी द्रव्य उत्पन्न होता है उसके अंदर वो आत्मसात रहती है, उसकी प्रकृति चेंज नहीं होती है ना, वो प्रकृति कहलाता है। तो आहार द्रव्यों में गुरु लघु आदि स्वाभाविक गुण उत्पत्ति के साथ ही विद्यमान रहते हैं। उन सब गुणों का योग उस द्रव्य का स्वभाव अर्थात प्रकृति है। यथा मूंग स्वभाव से लघु है, उड़द स्वभाव से गुरु है। नेक्स्ट है करण। करण क्या है, कर्णम पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणां संस्कारो ही गुण अंतर्धानम। अगर आप इस श्लोक में इतना बस लिखेंगे, शुरुआत का नहीं लिखेंगे तब भी नंबर मिलेगा। और प्री पीजी में क्या पूछा जाता है, संस्कारो ही गुण अंतर्धानम किस अष्टविधि आहार विशेष आयतन के लिए आया है, तो करण के लिए आया है। करण मतलब क्या होता है, संस्कार। जैसे हमने चावल को पकाया, पहले चावल क्या था, गुरु था, जब हमने उसको पका दिया वो लघु बन गया, तो ये क्या हो गया, उसका संस्कार हो गया। तो द्रव्यों का जो गुण उसमें नहीं है, लेकिन उन द्रव्यों को अगर हम किसी अन्य द्रव्यों के द्वारा सिद्ध करते हैं तो उसमें गुण में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम संस्कार कहते हैं, उसको हम करण कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, स्वाभाविक या पूर्व स्थित गुणों से भिन्न अन्य गुणों के द्रव्य में उत्पन्न करना संस्कार कहलाता है। संस्कार को ही करण कहते हैं। जैसे साफ करना, छीलना, धोना, अग्नि पर पकाना, संस्कारों के द्वारा द्रव्य में नवीन गुण उत्पन्न किए जाते हैं। यथा कच्चा चावल गुरु होता है, उसको पका लेते तो लघु हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हमने परिभाषित कर दिया। अब संयोग क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलने को हम संयोग कहते हैं। इतना भी लिख सकते हैं और डिटेल में भी लिख सकते हैं, लेकिन संयोग कैसा होना चाहिए, विरुद्ध नहीं होना चाहिए। चरक जी ने ये बोला है ना कि मधु और घृत को समान मात्रा में मिलाकर नहीं ले, नहीं तो वो विरुद्ध हो जाता है, मान विरुद्ध हो जाता है, संयोग विरुद्ध सुश्रुत ने बोला, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर संयोग का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आपको औषधि ऐसी सेवन करना चाहिए, आहार ऐसा सेवन करना चाहिए जो कि एक दूसरे के विरुद्ध ना हो, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक द्रव्यों को एक साथ मिलाने को संयोग कहते हैं। संयोग से मिश्रित द्रव्यों में विशेष गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हमने संयोग से द्रव्यों को मिक्स किया है तो उसमें कुछ विशेष गुण की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो जो संयोग करने वाले पृथक पृथक द्रव्यों में नहीं होता। जैसे उचित संयोग ना होने पर हानिकारक गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे घी और मधु को हम समान मात्रा में मिला ले तो हानिकारक गुण उत्पन्न हो जाएंगे। घी विष नहीं है और मधु विष नहीं है, लेकिन अगर इनको संयोग समान मात्रा में करेंगे तो विष की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब आता है राशि। राशि मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, है ना। तो आहार द्रव्यों की उचित मात्रा में क्वांटिटी अगर हम लेंगे तो हमारे शरीर को आहार का पूरा लाभ प्राप्त होगा। अब आहार जो है, राशि जो है, दो प्रकार की होती है, एक परिग्रह और एक सर्वग्रह। सर्वग्रह क्या होती है, जैसे किसी रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए गए, हमने क्या बोला कि हमको पूरा एक थाली चाहिए, 1000 की थाली, 1500 की थाली, बस वहां पे एक थाली का प्राइस आपको बता रहा है, मतलब आपको ओवरऑल जो द्रव्यों की क्वांटिटी कितनी है, उनका परिमाण कितना है वो हो, तो उसको सर्वग्रह बोलते हैं। परिग्रह क्या होता है, आप मुझे पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, छोले चाहिए, पनीर चाहिए, तो हर एक आहार द्रव्य की जो अलग अलग क्वांटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परिग्रह बोलते हैं, ठीक है। प्री पीजी में यहां से कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो प्रमाण को राशि कहते हैं। राशि पर विचार करते समय दो प्रकार से विचार किया जाता है, सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह के लिए सर्वस्य ही ग्रह, सर्वस्य ही ग्रह ऐसे करके प्री पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है। और परिग्रह में सर्वतश्च, तश्च,
सर्वतश्च ग्रहा की ही ग्रहा ऐसे करके आता है, लेकिन चा आता है वहां पे। चा मतलब ये भी वो भी, पृथक पृथक क्वांटिटी यहां पर लेते हैं। तो संपूर्ण आहार द्रव्यों की राशि को एक साथ ग्रहण करना सर्वग्रह कहलाता है। आहार में उपस्थित प्रत्येक आहार द्रव्य की पृथक पृथक राशि, इसमें ये मिनरल इतना होना चाहिए, ये ग्लूकोज इतना होना चाहिए, प्रोटीन इतना होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? परिग्रह कहलाता है। ठीक है, अब आता है देश। देश का मतलब अमेरिका, जापान, नेपाल ऐसा नहीं है। आप देश मतलब आप किस जगह उत्पन्न हुए हैं, साधारण, जांगल, आनूप, है ना। तो उसके हिसाब से आपको औषधियां साथ में होती हैं, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो देश का तात्पर्य स्थान से है। स्थान विशेष की जलवायु आदि का प्रभाव वहां पर उत्पन्न होने वाले द्रव्यों पर पड़ता है। यथा हिमालय पर उत्पन्न होने वाली जो द्रव्य होते हैं गुरु होते हैं, राजस्थान में उत्पन्न होने वाले हैं वो लघु हैं। अतः हिमालय पर रहने वाले व्यक्ति को उष्ण तथा रुक्षादि द्रव्य साथ में होगा। मतलब जिस देश में व्यक्ति उत्पन्न हुआ है उसके अपोजिट उसको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां का वायुमंडल ऐसा है। आप सर्दी वाले जगह पे रह रहे हैं तो आप ठंडी चीजें खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। तो आपको उसके विपरीत चाहिए, आपको उष्ण चीजों को चाहिए ताकि वो आपके लिए साथ में हो। ठीक है, तो राजस्थान वालों के लिए शीत और स्निग्ध साथ में होगा, ये देश है। काल क्या होता है? दो प्रकार का होता है, नित्यग और अवस्थिक। कालो ही नित्यग और अवस्थिक। तो नित्यग और क्या होता है? आयु जब आप पढ़ेंगे तो आयु का पर्याय होता है और दोष का भेद भी होता है। ये प्री पीजी में पूछा जाता है। दोष का भेद होता है नित्यग। ठीक है, अब नित्यग क्या होता है, अवस्थिक क्या होता है? तो प्री पीजी में क्या पूछा जाता है? ऋतु सात्म की अपेक्षा कौन करता है? नित्यग। और अवस्थिक क्या करता है? विकार की अपेक्षा। पहले मैं समझा दूं, उसके बाद कैसे लिखना है वो बताऊंगी। देखो, ऋतु नित्य चलती है, ये कोड है याद करने का। ऋतुएं जो है नित्य चलती हैं, नित्य उसमें परिवर्तन होता है, तो कोड बन गया नित्यग ऋतु साधने की अपेक्षा करता है और आवस्थिक विकार की। तो एक विशेष अवस्था में आप विकारग्रस्त हो जाते हैं। आप वृद्धावस्था है आपकी तो आप विकारग्रस्त हो गए, तो कोड बन गया। अब इसका मतलब ये होता है नित्यग ऋतु साधने की अपेक्षा करता है जिसके लिए जो द्रव्य साथ में है वही हितकर है। जिस ऋतु में हमको जो खाना चाहिए था हम वही खाएंगे। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, हम आम खाएंगे तो हमारे लिए वो साथ में होगा। ठीक है, ऐसे ही अवस्थिक जो होता है विकार की अपेक्षा करता है। जैसे आपको जीर्ण ज्वर है और आपको क्या लेना चाहिए? अभी दुग्ध का सेवन करना चाहिए, घृत का करना चाहिए। ठीक है, अगर जीर्ण ज्वर नहीं था, आम ज्वर था और आपने क्या कर दिया? घृत का सेवन कर लिया, तो आपको विकार बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं क्या है? नव ज्वर में दूध हानिकारक है परंतु जीर्ण ज्वर में लाभकारक है। तो अवस्था विकार की अपेक्षा करता है, वो हमने कोड बनाया था, ये एक्चुअल में इसका एग्जाम्पल है। जीर्ण ज्वर में लाभकर है, दूध का सेवन ज्वर की नव्यता और जीर्णता के विकार की अपेक्षा रखता है। उपयोग संस्था क्या होती है? प्री पीजी में एक ऐसा क्वेश्चन बनता है। उपयोग नियमा, ऐसा कौन सा अष्टविधि आहार विशेष आयतन है जिसमें आपको खाने के नियम के बारे में बताया जाता है? तो हमने एक कोड बनाया था कि कोई संस्थान होता है उसका एक नियम रहता है। संस्थान विशेष में क्या बनाया जाता है? नियम बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नियम के बारे में बताते हैं। और क्या नियम है उपयोग संस्था? जीर्ण लक्षण अपेक्षा, मतलब आपने जो भोजन पहले किया था आपका वो भोजन जीर्ण हो चुका है, उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो उपयोग के नियम को कहते हैं उपयोग संस्था। यथा पहले खाए हुए आहार के पचने के बाद ही आपको आयु की वृद्धि के लिए फिर दोबारा भोजन करना चाहिए। अजीर्ण में अगर आपने भोजन किया, आपको उधर ऐसा नहीं लिखना अपना अपना, है ना। अगर हम अजीर्ण में भोजन करते हैं तो हमें क्या हो जाता है? इंडाइजेशन हो जाता है, अजीर्ण ग्रहणी वगैरह हो सकता है, तो ये चीजें वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उपयोक्ता क्या है? खुद खाने वाला उपयोक्ता कहलाता है। तो कभी कभी लगातार आहार विशेष के सेवन करते रहने से वह आहार सात्म हो जाता है। यथा सर्वथा दही का सेवन करने से व्यक्ति को वह ओक सात्म हो जाती है। भौतिक परिस्थिति आदि के कारण किसी द्रव्य विशेष का सात्म होना आदि भाव उपयोक्ता से ग्रहण होते। निरंतर उपयोग करने से जो द्रव्य अनुकूल हो जाते हैं उसे सात्म कहते हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, विपाक की परिभाषा एवं भेद।
5वें नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में मॉडर्न वाले आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि देखिए थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी याद होगा, अगर मैं आपको रीड करते जाऊं तो आपको याद होगा ही नहीं, आपको रटना पड़ेगा, है ना। तो प्रायोरिटी क्या है हमारी, समझना। तो विपाक का श्लोक याद करना है, 2 तो कर ही लीजिएगा। विपाको कर्मनिष्ठया चरक का है, और अष्टांग हृदय का बहुत इंपॉर्टेंट प्री पीजी में क्या क्वेश्चन बनता है, पहले तो रेफरेंस से क्वेश्चन बनता है, किस आचार्य का है, विपाको कर्मनिष्ठया, और बागभट्ट का जाठ रेणा अग्निना योगा तुतेंती रसांजनम, ये बनता है। ठीक है, पहले श्लोक याद करेंगे, उसका फिर हम हिंदी समझेंगे। और विपाक का सर्वप्रथम विस्तार पूर्वक वर्णन किस आचार्य ने किया है, ये क्वेश्चन बनता है, तो ये बागभट्ट ने किया हुआ है। ठीक है, अर्थ क्या है, आहार के रसों में जठराग्नि के द्वारा पाक की क्रिया पूर्ण हो जाने पर, तो आहार रसों में जठराग्नि के द्वारा पाक की क्रिया पूर्ण हो गई है, उसके बाद रस में जो परिवर्तन होकर अन्य रस की उत्पत्ति होती है उसको हम विपाक कहते हैं। तो पहला अब आता है विपाक के भेद। तो प्री पीजी में पूरा पढ़ाया जाता है आपको ऐसा, क्या, सुश्रुत के अनुसार द्विविध विपाक होते हैं, गुरु और लघु। पंचविध विपाक में पूरा क्या करना है आपको, पंच महाभूत का नाम लिखना है। षड्विध विभाग बाद भी इन्होंने बताया 6 रसों के आधार पर। चरक और बागभट्ट का बहुत चलता है विपाक, 3 प्रकार का होता है, मधुर, लवण, अम्ल और कटु तिक्त कषाय रस से। ठीक है, तो मधुर लवण रस का विपाक क्या होता है, मधुर। अम्ल का केवल अम्ल होता है, अम्ल का केवल अम्ल। लास्ट के कटु तिक्त कषाय का कटु होता है, बाकी मधुर लवण का क्या होता है, मधुर विपाक। तो आत्रेय संप्रदाय ने मधुर, अम्ल, कटु बताया। धन्वंतरी संप्रदाय के 2 ही आंसर लगेंगे, क्या है, गुरु और लघु, बाकी ये भी बताया, लेकिन प्रायोरिटी इनको जाता है। ठीक है, पाराशर के अनुसार त्रिविध विपाक बात, तो पाराशर ने क्या बोल दिया, बस इन्होंने क्या बोला, अम्ल का अम्ल है, कटु का कटु है, बाकी चारों रस का मधुर विपाक है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। विथ रेफरेंस आप लिख रहे हैं, इस आचार्य ने इतना बताया, इस आचार्य ने इतना बताया, और साथ में आपकी प्री पीजी की तैयारी बहुत अच्छी होगी, और साथ में आप श्लोका भी लिखने में उसमें पुट कर रहे हैं, तो आपको उससे नंबर भी अच्छे मिलेंगे, साथ में आपका नॉलेज भी सामने वाले को दिखेगा कि बच्चा बहुत अच्छा लिखने वाला है। यकीन मानिए, जब मैं खुद बीएमएस में थी, कभी सप्लीमेंट्री नहीं ली आज तक, है ना, तो उसमें ज्यादा, अगर पहले की बात अलग थी, पहले क्या है, बहुत कितने शब्दों में लिखना ये वगैरह, तो मैंने कभी भी बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं लिखा, बस हर एक क्वेश्चन में 5 श्लोक होते थे, लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी पेल दो, उसमें 5 श्लोक ऐसे थे जो उसी से संबंधित थे, है ना। तो ऐसा 5 श्लोक, किसी में बड़ा क्वेश्चन है 6-7 श्लोक डाल दिए, एक बहुत छोटा है 2 श्लोक डाल दिए। तो आपको इस तरीके से अगर आप लिखेंगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और आपकी प्री पीजी की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो अभी ये जो वीडियो अपलोड होने वाला है पीजी आयुर्वेद प्रोजनम के यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको बीएमएस आयुर्वेद प्रोजनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे से ये वीडियो उसी में डलने वाले हैं, और साथ में आपको बीएमएस आयुर्वेद प्रोजनम ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर। Thank you so much.